हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन में लेक्चर था वो डाल दिया था चैनल पे, और हमने कहा था कि बस कल से या फिर 2-4 दिन से आपके जो क्लासेस है डेली चालू हो जाएंगी। प्रयास हमारा यही रहेगा, अगर हम पढ़ाएं आप लोगों को तो फिर अगर विस्तार से बताया जाए तो पेपर होने में ज़्यादा दिन भी नहीं है। ठीक है, तो विस्तार से ना बताते हुए अब हम जो आप लोगों को बताएंगे वो बताएंगे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो कोर्स है 12th का फिजिक्स वो लगभग समाप्त हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट है। आपके पास अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आपके पास है जो कि कोर्स समाप्त करने के लिए, सिर्फ कोर्स के लिए। तो इसमें कोर्स में आपको क्या है, ये नहीं कि आपका एकदम बेसिक भी नहीं बताया जाएगा, थोड़ा बेसिक भी इंक्लूड रहेगा इसमें। और इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा आपका एडवांस भी रहेगा और बेसिक भी रहेगा। एडवांस की बात की जाए तो जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो रहेगा, और बेसिक में थोड़ा बहुत तो आप जानते हो बेसिक में क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम, तो इसमें जो सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको वो लगानी है आवेश। इसको हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं ना, वैद्युत आवेश। वैसे आवेश होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा आप लोग तो पहले से पढ़ भी चुके हो। ठीक, कई प्रकार से कई किताबों में कई परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं एकदम सिंपल से होगी। वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण। चलिए लिखते हुए चलते साथ में। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण। ठीक, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल उत्पन्न करती हैं या अनुभव करती हैं। किसका अनुभव करती हैं, तो वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। तो किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल उत्पन्न करती हैं या वैद्युत बल का अनुभव करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों जो होगा हमारा आगे, ये हो गया आवेश के बाद डिफिनीशन। तो आवेश को जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। क्यू से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू, या फिर कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू भी मिलता है आपको, कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू भी लिखा जाता है। तो आवेश क्यों से लिखते हैं। रही बात इसका फार्मूला, तो आप लोग बहुत पहले से इसका फार्मूला पढ़ते आए कि बराबर IT, ये इसका सूत्र हो जाता है। क्यों बराबर IT। जहां पे इसकी अगर बात की जाए जहां पर, तो I और T, I आपकी क्या है, धारा है, T क्या है, पर समय है। तो इसका अगर मात्रक देखा जाए बच्चा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, I का मात्रक क्या हो, एम्पियर, एम्पियर। T का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड। एक तो ये मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक हो जाता है क्या, आवेश का मात्रक कूलाम। एक ये मात्रक हो गया। इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो हम एम्पियर सेकंड कह देंगे यानी कि बराबर IT से, दूसरा मात्रक हम बता देंगे कूलाम। दो मात्रक हो गए, फार्मूला क्यू बराबर IT। ठीक है, तो आवेश इतना हो गया आवेश के बारे में। अगर कहा जाए आवेश होते कितने प्रकार के हो, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1
धनात्मक आवेश, एक तो हो गया धनात्मक आवेश। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नंबर 2 हो गया आपका ऋणात्मक आवेश। एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक आवेश। तो आवेश दो प्रकार से हो गए। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम कब कहेंगे कि ये किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है या किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश, कब कहेंगे। तो देखो, धनात्मक और ऋणात्मक कब कहेंगे हम, जब धनात्मक की बात करते हैं, जब धनात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो या कमी हो। देखो धनात्मक यानी प्लस, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक। और ऋणात्मक कब कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो रही हो तो वहां पे धनात्मक आवेश आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही तो वहां पे ऋणात्मक आवेश आएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो नोट हो गया होगा। इसके बाद देखो, इसी पे एक सबसे बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सबसे ज्यादा बात पूछा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए, इसको लगाने के लिए, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने के लिए आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है Q बराबर Ne प्लस माइनस n, Q बराबर Ne, यानी जो आप किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित उसमें होंगे, जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक पूर्ण गुणज होगा इलेक्ट्रॉनों का। देखो किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होगा, जहां पे पूर्ण गुणज मतलब n बराबर हम 1 2 3 4 10 ये ले सकते हैं पूर्ण गुणज। ये नहीं कि हम n बराबर 1/2 ले लें, 2/3 ले लें या 3/2 ले लें, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हैं। पूर्ण गुणज होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रॉनों का। किसी वस्तु पर आवेश जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होंगे। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो इसी से हम लगा सकते हैं Q बराबर Ne, ठीक। यहाँ पे Q बराबर एक कूलाम आवेश है, एक रख देते हैं, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, n रख देते हैं। देखो अब रही बात E पर आवेश कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर हो गया। प्रोटॉन पर सेम आवेश, लेकिन इसमें माइनस और इसमें प्लस होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और इसमें न्यूट्रॉन पर, तो ये कहते हैं उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन एक बात और, उदासीन का मतलब है कि इस पर इस पर आवेश नहीं है। देखो इस पर जो नेट आवेश है वो नहीं है, ठीक है, इस पर नेट आवेश नहीं होता है। उदासीन का मतलब है किसी भी वस्तु पर जो नेट आवेश है वो शून्य है। नेट आवेश है वो कितना है, नेट आवेश वो शून्य है, यानी कि उस पर जो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश है वो बराबर है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होंगे तो उस पर नेट आवेश शून्य होगा।
अब यहाँ से हम लगा सकते हैं, क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, एन की वैल्यू हम रखेंगे, निकालना है, ई की वैल्यू इसके नीचे रख देंगे 1.1 सेकंड 6×10⁻⁻19 बराबर एन कर देंगे। यहाँ से इसको उठाएंगे, ऊपर बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं। 19 नीचे था, ऊपर करेंगे 10 प्लस के 19, एक इसको पावर दे देंगे, हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हो गया 16, काटोगे तो सी आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 6.25×10⁻18। टॉपिक ये था आवेश के बारे में। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो वो होगा, एक सेकंड इसी में और बता देते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया प्रोटॉन और इधर हो गया न्यूट्रॉन। इस पर यहाँ पे हम लिख देते हैं आवेश, ठीक है, दिखाओ, और इधर लिखते हैं द्रव्यमान। एक सारणी बना दे रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर जब बात की जाए आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, वो भी किसमें, माइनस में। प्रोटॉन पर आवेश की बात की जाए तो ये भी सेम होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस में, ठीक। न्यूट्रॉन हमने कहा क्या है इस पर आवेश, 0। अब द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सेम न्यूट्रॉन पर 1.672 आगे तक बढ़ा आ जाता है इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इतनी बात हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये इसका द्रव्यमान हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का हो गया, ये न्यूट्रॉन का, ठीक। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलम का नियम। बस आवेश के बारे में इतना ही था, बेसिक भी है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा भी है। तो परिभाषा को याद करनी, इस पर जो आवेश ये मत भूलना कितना क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सीधा कूलम का नियम। बच्चों अब पढ़ने वाले हम लोग कूलम का नियम, हेडिंग लगा लेते हैं। कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या कहता है, एक वैज्ञानिक थे कूलम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1785 ईस्वी में कूलम नाम के एक वैज्ञानिक ने आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के बारे में उन्होंने एक सूत्र बताया, एक परिभाषा दिया या एक नियम दिया उन्होंने। किसने, कूलम नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक। किसमें, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या नियम दिया, पहले नियम देखो। नियम आपको इसमें जो है स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत आसान है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो लगने वाला बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया, पहले समझते, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, ठीक। इसी में थोड़ा सा बेसिक एक चीज और बता देते हैं। समान आवेश ये भी प्लस ये भी प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, तो बच्चा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश ये भी प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चाहे इसमें अगर हम माइनस क्यू ले लें और इधर माइनस क्यू ये भी ले लें, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम कहाँ थे, कूलम के नियम में, ठीक है।
तो दो, एक ये आवेश हो गया, एक ये आवेश हो गया। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती पहले आवेश Q1 गुणनफल Q2 क्या है, समानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे में इन्होंने क्या बताया, थोड़ा आगे कहा कि जो ये लगने वाला बल है वो बीच उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। तो ये लगने वाला बल F क्या है, दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग करेंगे I² क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1/, में कोई चीज लिख दी जाए उल्टा। ठीक, ये समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती Q1 Q2/r² आ जाएगा। यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे हम, F बराबर लगाएंगे, एक वैल्यू लाते हैं हम लोग क्या, K, Q1 Q2/r², इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब पूछोगे कि ये K क्या चीज है, तो देखो जो K है वो है समानुपाती नियतांक। K है एक समानुपाती नियतांक जिसकी वैल्यू हम लोग मानते हैं 1/4πε0 K की वैल्यू 1/4πε0। तो जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मात्रक तो आपको पता है, बल का मात्रक न्यूटन, चाहे जो बल हो उसका सभी बलों का मात्रक न्यूटन रख लेंगे। हो गया आपका। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका 1/4πε0 की विमा अगर निकाली जाए, इसका सूत्र निकाला जाए, ये इसका मात्रक ε0 का मात्रक निकाला जाए, वो कैसे निकाला जाएगा। तो वो जो निकाला जाएगा बच्चों, देखो इतना तो आपको पता होगा, क्लियर हो गया होगा। रही बात 1/4πε0, इसका मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब कहोगे भैया जी इसका मात्रक क्या बनेगा, फिर ये भी तो कहोगे ना। तो इसका मात्रक यहाँ से बनाओ, अगर हम इसको यहीं पे रखे रहे 1/4πε0 को और F × r, इसको r को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, r का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर, r² कर लेंगे अपान c कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 का मान जो होगा 9 × 10⁹ होगा। इसका मात्रक कितना होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब यहीं से निकाल सकते हैं ε0 का मान और मात्रक। कैसे, तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये ε0 को इधर रखें और एक को इसके नीचे भेज सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं। देखो इसके नीचे 1 लिखा है, ठीक, अगर हम तिरछा गुणा कर आ दें, ये ε0 इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ बराबर ε0 हो जाएगा कि नहीं। इसके नीचे एक तिरछा गुणा कराएंगे, ε0 इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और इसकी जगह पे आने के बाद यहाँ पे आपका होगा 4π। अब पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, तो ε0 बराबर 1/9 × 10⁹ × 3.14 इतना हो जाएगा। लेकिन ये अगर उल्टा हो गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतना था तो यहाँ पे इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻12 मात्रा क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर दीजिए। अभी आपने इसको उल्टा ही तो किया था यहाँ पे,
तो कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसका मान हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान, और ये इसका मात्रक। बस इसी में एक चीज़ और है, बस जो कि हम आप लोगों को बता दें, इसकी विमा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये लोग आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसकी विमा कैसे निकालोगे, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पेपरों में, पेपर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी क्या, सूत्र आपको पता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी विमा क्या होगी, तो बच्चा देखो, कूलाम क्यों बराबर IT पढ़ते हो आप, ठीक। स्क्वायर है, I को कैसे लिखते हो, I की मान A हो गई, T की मान T हो गई। कूलाम की मान क्या होगी, AT, कह देंगे A इंटू T, दो बार है तो दो बार लिख देते हैं AT, क्योंकि स्क्वायर लगा दो बार हो गया। न्यूटन, इसका मतलब है बल की मान MLT की पावर -2, MLT की पावर -2 बल की मान होगी। मीटर स्क्वायर, ये किसकी विमा है, मीटर, कोई दूरी होगी कोई लंबाई होगी, तो ये लंबाई L स्क्वायर कर लेती है। चलो दो बार लिख के बाद में अच्छे से करेंगे, L इंटू L, ठीक। यहाँ पे क्या बन सकता है आपका, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, कर देंगे। स्टेप वाइज बता रहे हैं इसको हम, आप लोग ध्यान से देखना, जहाँ ना समझ में आए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। यहाँ पे MLT की पावर -2 और L स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या है, आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाला वैसे लिखा रहने दीजिए, A स्क्वायर T स्क्वायर अपान में ML, यहाँ लिख सकते हैं ML, ये स्क्वायर, ये एक, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, T की पावर -2 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट स्टेप लगाते हैं, ये नीचे है, इसको ऊपर भेज दीजिए, A स्क्वायर T की पावर 2, यहाँ हो जाएगा M की पावर -1, देखो नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा -1, L की पावर -3, प्लस में थी -1, और T की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में था तो ऊपर प्लस में हो गया। इसके बाद A स्क्वायर T की पावर 2, T की पावर 2, T की पावर 4, ठीक। बड़े ब्रैकेट में ही विमा को बंद करते हैं, ये बात याद रखना। और M की पावर -1, L की पावर -3, इसको थोड़ा सीरियल वाइज लिखते हैं जिससे अच्छा लगे, M L T और A इस रूप में लिखेंगे। पहले देखो M की पावर कितनी है -1, L की पावर कितनी है -3, T की पावर कितनी है 4, A की पावर कितनी है 2, ये इसकी विमा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी विमा निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। तो समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप और जो अच्छी हैं उनकी डेरिवेशन, ठीक है। धन्यवाद।